स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक बार चर्चा के दौरान अपने शिष्यों को दृष्टांत स्वरूप एक कथा सुनाई। कथा इस प्रकार थी। एक बार की बात है, जंगल में एक महात्मा रहते थे। उनके अनेक शिष्य थे। एक बार उन्होंने अपने शिष्यों को एक उपदेश दिया कि परमात्मा प्रत्येक पदार्थ में बसते हैं, इसलिए हमें संसार के प्रत्येक पदार्थ के आगे भक्तिपूर्वक प्रणाम करना चाहिए। उपदेश कंठस्थ कर लिया गया। मौका ऐसा हुआ कि उनका एक शिष्य जंगल में समिधा चुनने गया। अचानक उसने यह शोर सुना, हट जाओ, हट जाओ, एक पागल हाथी आ रहा है। तत्काल सब इधर उधर भाग गए, परंतु वह अकेला इस प्रकार तर्क करने लगा कि हाथी भी परमात्मा का ही एक रूप है, तो मुझे क्यों भागना चाहिए। इसलिए वह वहीं पर खड़ा रहा और हाथी को भगवान के रूप में प्रणाम करके उसका स्तुति गान करने लगा। महावत ने चिल्लाकर कहा, अपने आप को बचाओ, बचाओ। परंतु शिष्य वहां से एक कदम भी न हटा। हाथी ने उसे अपनी सूंड से ऊपर उठाकर दूर फेंक दिया। बेचारा चोट खाकर बेसूध, निश्चेष्ट, लहूलुहान पड़ा रहा। जब उसके गुरु ने यह संवाद सुना तो वह अपने शिष्यों के साथ भागे हुए उसकी मरहम पट्टी करने पहुंचे। होश आने पर पूछा, जब तुमने महावत को चिल्लाते हुए सुना तो बचने का प्रयत्न क्यों नहीं किया। शिष्य ने उत्तर दिया, आपने ही तो शिक्षा दी थी कि परमात्मा प्रत्येक जीवित प्राणी में विद्यमान है, इसलिए मैंने हाथी को भी परमात्मा ही समझकर उस स्थान को छोड़ना उचित नहीं समझा। गुरु ने उससे कहा, ये ठीक है वत्स कि हाथी में भी परमात्मा ही प्रकट हुआ था, किंतु क्या महावत परमात्मा ने तुमसे बचने को नहीं कहा था। यह बिल्कुल ठीक है कि परमात्मा प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है, परंतु यदि वह हाथी में विद्यमान है तो क्या वह यदि अधिक नहीं तो उतने ही परिमाण में महावत में विद्यमान नहीं है। तो तुमने उसकी चेतावनी पर ध्यान क्यों नहीं दिया। मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिलें मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, मंजिल तक का रास्ता बना कुछ जीत से कुछ हार से। जीत पर आराम नहीं और थकान पर और हार पर थकान नहीं, तो तय हो मंजिल तक का रास्ता। जी हाँ, थकना नहीं है, बस उठ जाना है, अपनी दिन के रोज़ाना काम करने हैं और अपने काम पर जाना है और लक्ष्य को निर्धारित करना है कि आज ये काम करने हैं। बस नोट कर लीजिए और हम भी आपके साथ में एक बात कह देते हैं, सुप्रभात धरती धौरारी। मैं तरुण व्यास और मैं उर्वशी ठाकुर। तरुण, अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन किसी को डेडिकेट कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं। जी हाँ, और ऐसे ही लोग होते हैं जो समाज में एक आयाम स्थापित करते हैं, जिनसे लोग प्रेरणा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन वास्तव में जो करते हैं वो बन जाते हैं कुछ खास। आज हमारे साथ में ऐसी ही शख्सियत हैं जो कि एक बेबाक पत्रकार हैं, समाज सेवक हैं, कन्याओं के लिए, कन्या भ्रूण हत्या के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे इन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किए हैं और ऐसे ऐसे आयाम सबके सामने पेश किए हैं कि आज सभी कहते हैं कि वाह, ये हैं श्रीपाल शक्तावत। तो आज हमारे साथ में वही शख्सियत मौजूद है जो है श्रीपाल शक्तावत। आपका बहुत बहुत स्वागत सुप्रभात धरती धौरारी के मंच पर सर। शुक्रिया। श्रीपाल जी, आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है समाज के उन पहलुओं को उजागर करने के लिए और कुछ कर दिखाने के लिए। ऐसे में कहा जाए कि ये तनाव भरा ही दिन रहता होगा। सुबह जो है रिलैक्सेशन के टाइम, जब एक आशीर्वाद की तरह हम लेते हैं हर सुबह को, तो ऐसे में जो आपकी सुबह की शुरुआत होती है वो आप कैसे करते हैं, कैसे पूरा दिन मैनेज करते हैं आप सुबह उठकर? देखिए, एक तो मुझे इस शब्द पर थोड़ा एतराज़ है कि समाज सेवक शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है। मुझे लगता है कि एक नागरिक होने का दायित्व मैं अदा कर रहा हूँ। जी, हर व्यक्ति पैदाइश के साथ नागरिक होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए जो कुछ कर सके वो करे, कानून के दायरों में, कानून की मदद के लिए और कानून के साथ खड़ा होकर।
दिन की शुरुआत चूंकि खबरों से जुड़ा हुआ हूँ तो जी। पहली कोशिश तो ये होती है कि मेरे पास में अखबार सबसे पहले हो। जी। जब पत्नी चाय लेकर आती तो चाय के साथ वो अखबार पहले लेकर के आती। जी। और उसके बाद में जब भी वक्त मिलता है तो मैं जॉगिंग करना पसंद करता हूँ, दौड़ना पसंद करता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं जितना पसीना अपने शरीर से सुबह सुबह निकाल सकूँ वो मैं निकाल लूँ, क्योंकि बिल्कुल ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ। जिन हालात में, जिस गरीबी और जिस गुर्बत के साथ मैंने ज़िंदगी को जिया, शुरुआत की, तो मुझे लगता है कि पसीना निकालना, पसीना बहाना, जी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है व्यक्ति की, और उसकी शुरुआत मैं सुबह से कर देता हूँ। क्योंकि जिस प्रोफेशन में हूँ मैं, उसमें पसीना बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं अपने आप को फिट करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को तनाव मुक्त करने के लिए जी। सबसे बढ़िया मुझे यही लगता है कि जितना पसीना निकाला जा सके वो निकाला जाए। और एक एक्सरसाइज करने से बॉडी और माइंड दोनों बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं सुबह। एक जब बात आपने की ग्रामीण परिवेश की और शुरुआत की, ये भी शुरू से आपका यही जज्बा रहा है, और जो गांव आपने देखे हैं बचपन में, तो जब बचपन की बात चली तो शुरुआत से शुरू करते हैं। और आप जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जन्म कहाँ हुआ और बचपन कैसा बीता? देखिए, जन्म तो मेरा अजमेर ज़िले में गांव है पिपलाज, वहाँ पे हुआ। और मेरे फादर एजुकेशन में थे, टीचर थे। जी। और मुझे फ़ख्र है कि वो उस दौर के शिक्षक थे जब वास्तव में शिक्षक हुआ करते थे। जी। उन्होंने विमेन एजुकेशन पे बहुत काम किया। और मैं जब एक एनालिसिस करता हूँ बीइंग जर्नलिस्ट, मुझे लगता है, तो मुझे लगता है मेरे जो जीन्स हैं उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर ने 70s में 60s में लड़कियों की शिक्षा के लिए जितना बड़ा संघर्ष शेखावाटी में किया, लोगों को कन्विंस करने में, क्योंकि उस वक्त लोगों को तैयार करना बहुत मुश्किल होता था। जी। मोहनवाड़ी में थे वो, मोहनवाड़ी झुंझुनू ज़िले में है, वहाँ पर मेरा बचपन गुजरा। जन्म मेरा अजमेर ज़िले में हुआ पिपलाज में। और उस वक्त से जो परिवेश देखा वो मुझे लगता है कि मेरे व्यक्तित्व में, वो आमतौर पर हर व्यक्ति के व्यक्तित्व में छाप छोड़ता है। उसकी एक अपनी हिस्सेदारी होती है, अपनी एक भूमिका होती है। तो उस समय जो बचपन था और स्कूल था, और वहीं अजमेर पिपलाद में ही आपकी पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई या कहीं नहीं, बाहर? मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मोहनवाड़ी में हुई, झुंझुनू ज़िले में, शेखावाटी में। उसके बाद 6 से 8 तक मैं अजमेर ज़िले में मेरे गांव में पिपलाज में पढ़ा। उसके बाद मैं हर साल अलग अलग जगह में पढ़ता रहा। और जो परिस्थितियां थी उसमें मेरे पास ऐसे अवसर नहीं थे कि मैं कॉलेज एजुकेशन रेगुलर कर पाता, इसलिए मैंने उस वक्त नौकरी करना पसंद किया। साथ साथ में मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी सही मायने में शिक्षक जो थे और उन्होंने कन्याओं को शिक्षित करने का बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था, तो वो जो आप उनको देखते थे तो क्या मन में आता था कि मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है? देखिए, वो दौर उस वक्त इतना तो मैं नहीं समझ पाता था, लेकिन जब मैं ओवरऑल एनालिसिस करता हूँ तो मुझे लगता है कि दृढ़ता मुझे मेरे फादर से मिली और संवेदनाएं मेरी माँ से। माँ मेरी अनफॉर्चुनेटली गूंगी थी, बहरी थी, लेकिन जो उनकी संवेदनाएं थी, जो एहसास थे, जी। वो कभी मुझे लगा ही नहीं कि वो बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। जब तक मैं घर पहुंचता था 96-95 तक वो मेरे साथ रही। जी। तो वो जागती हुई मिलती थी, गेट पर मिलती थी। मुझे ये समझ में नहीं आता था कि उन्हें कैसा एहसास हो रहा है कि मैं वहाँ पहुँचने वाला हूँ। और जहाँ पर हम रहते थे बचपन में, जहाँ पढ़ते थे, मोहनवाड़ी की प्राइमरी स्कूल थी जिसमें मेरे फादर टीचर थे, हेडमास्टर थे। उसके बिल्कुल पीछे की तरफ एक कुआं था जिसकी तरफ मेरी माँ जाने से रोकती थी। जी। एक क्यूरियोसिटी वहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ कि क्यों रोकती है। सोहन सिंह जी का कुआं था जिसको अब पूरे गांव ने मिलकर के उसको पूरी तरह से पाट दिया। जी। उस वक्त जब जानने की इच्छा होती थी, मेरी 2 बहनें हैं, हमारा भरा पूरा परिवार है, तो उस वक्त पता चला था कि वो जो कुआं था वो बहुत बदनाम था। बहुत पहले उसमें बेटियों को पैदा होने के बाद डालकर मार दिया जाता था, गिरा दिया जाता था। और वो जो घटना है वो कहीं न कहीं मेरे जीवन में एक बड़ी उसकी छाप रही। एक टीस भी कह सकते हैं कि उस कुएं में मैं कई बार लटक करके देखने की कोशिश करता था कि वो क्या वो बच्चियां दिख सकती है। बहुत गहरा कुआं था। और मुझे लगता है कि मेरी माँ ने उसी वक्त मुझे एक संवेदना दे दी थी, एक बीज बो दिया था मेरे अंदर कि मैं जब भी कभी किसी क्षेत्र में जाऊं तो कम से कम इसके लिए काम करूं। उसके बाद एक और घटना हुई उसी गांव में। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, दूर दूर से लाते थे पानी, हम लोग अपने सिर पर लेकर के आते थे।
वहाँ पर हमने देखा कि पूरे गांव में पानी जो रास्ता था, अब तो वहाँ सड़क बन गई है, लेकिन कच्चा रास्ता था, वहाँ पर पानी फैला हुआ था। तो तब मैं शायद 6th क्लास में आ गया था, पास के गांव में पढ़ता था खिरोड़ में। तो वापस आए तो पता चला कि पानी बह रहा है। तो एक क्यूरियोसिटी थी कि जिस गांव में पीने को पानी नहीं है, वहाँ पर इतना पानी कैसे फैल रहा है। तो पता चला किसी महिला ने कुएं में छलांग लगाकर, जो विवाहिता थी, उसने अपनी जान दे दी थी। और अब मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि शायद वो दहेज की वजह से प्रताड़ित हुई होंगी, या जो भी परेशानी रही होगी उसकी वजह से उसने आत्महत्या की थी। ये 2 घटनाएं हैं जिन्होंने मेरी जीवन की दिशा को मोड़ दिया। और दोनों घटनाओं में अगर संवेदनाएं मुझे कहीं से मिली तो मेरी माँ से मिली, और दृढ़ता अगर कहीं से मिली तो मेरे फादर जो शिक्षक थे उनसे मिली, क्योंकि उन्होंने पूरी दृढ़ता के साथ उस दौर में विमेन एजुकेशन की बात की जब लोग सुनना नहीं चाहते थे। जी। मन की आवाज़ जो आपकी माता जी की थी वो आपने समझी। तो जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कहते हैं एक्सप्रेशंस को शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, मानते? जी बिल्कुल। मैं व्यास जी एक बात बताऊं कि कई सवाल ऐसे होते थे जी, जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता था। हम एक बार क्रॉस कर रहे थे, मालपुरा में दंगे हुए थे, मेरी माँ मेरे साथ थी जी, पुलिस लगी हुई थी, आर्मी थी वहाँ पर, सेना की जो सैनिक है उनके बूट, वहाँ पर बूटों की आवाज़ आ रही थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, बस बाहर से जा रही थी। तो मेरी माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस सवाल का जवाब मैं आखिर तक नहीं दे पाया। उस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैंने एक कविता लिखी और वो राजस्थान पत्रिका में उस वक्त प्रकाशित हुई। क्योंकि हमें माँ डराती थी बचपन में। मेरा ननियाल चूरू जिले में है लोहा, वहाँ पर कैक्टस बहुत होते हैं, थोर कहते हैं उनको। तो एक संकेत होता है, संदेश होता है, उन थोर के जरिए माँ हमें डराती थी कि देखो अगर भाइयों पे या बहन पे हाथ उठाते हैं तो उनके हाथ में इस तरह से थोर उग जाता है, कैक्टस उग जाता है। तो उस वक्त मैंने एक कविता लिखी थी जो, क्योंकि मेरे पास कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं था बेसिकली जी। मैं लिखा था, हुबू मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन जो फिर भी आप सुनाएं। हाँ। बचपन में कैक्टस को दिखाकर समझाती माँ कि हाथ अपनों पर उठाने वालों का होता है यही हाल, लेकिन अब दाढ़ी चोटी के दंगों को देखकर माँ पूछती है सवाल, क्योंकि उख चेहरे पर उगाई है मूंछों की रेख, बड़ा हो गया हूँ माँ। सवाल करती है माँ कि क्यों होते हैं दाढ़ी चोटी के दंगे, दे नहीं पाता जवाब, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक दूसरे की टांग खींचने वालों के हाथों पर कैक्टस नहीं उगा करता। ये इस तरह से लिखा था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, लेकिन उसकी उस वक्त बड़ी सराहना संवेदना उसके बावजूद मैं नॉर्मल नहीं हो पाया। और फिर मैंने कुछ और कविताएं लिखी, 4-5 कविताएं मालपुरा के दंगों पर ही थी, क्योंकि वो लगातार मुझसे जिस तरह के सवाल करती थी मैं उनको एक्सप्रेशन से नहीं समझा सकता था कि दंगे क्यों हो रहे हैं, इसके रीजन क्या है। तो मुझे लगता था कि मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए या जवाब देने के लिए क्या तरीका अपना सकता हूँ। तो मैं इतवारी में, उस वक्त मेरी जो राजस्थान पत्रिका का उस वक्त बहुत चर्चित एक टेबलाइड वीकली पेपर था, उसमें उसको प्रकाशित हुई। और जब भी मैंने लिखा तो माँ की प्रेरणा से लिखा। और सौभाग्य मेरा ये है कि ये जो गैप है, माँ नहीं रही तू बेटी मेरे पास थी, वो मेरी माँ की भूमिका में नजर आई। पत्नी थी वो है, वो भी उस जब संघर्ष का दौर शुरू हुआ स्टिंग ऑपरेशन के वक्त, तो वो भी उसी दृढ़ता के साथ खड़ी है भाई। और मेरा ये मानना है कि आज की तारीख में मैं जो भी कुछ हूँ उसमें 3 महिलाओं की बड़ी भूमिका है, 3 स्त्रियों की बड़ी भूमिका है, पहले माँ की, फिर पत्नी की और फिर बेटी की। क्योंकि अभी माँ की भूमिका में बेटी नज़र आती है, जब वो मुझे किसी बात पर डांटती है मेरे से, उसी तरह से वो समझाने की कोशिश करती है। अभी वो क्या करती हैं? एक सेकंड रोकना चाहूँगा। वो अभी 6th में है, और मुझे लगता है कि जो समस्या मेरे साथ थी वक्त के साथ, वक्त से पहले मेच्योर होने की, वो मेच्योरिटी मुझे उसमें नज़र आती है। तो मुझे कई बार लगता है कि उसका मेच्योर होना ठीक नहीं है वक्त से पहले, तो मैं उसको रिलैक्स करने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश होती है कि तमाम तनाव हो उसके बावजूद उसको किसी भी तरह से हंसाया जाए। शक्ता जी, आपने बताया कि आपने वो जब सीन देखा दंगों का तो आपने कविता लिख डाली। तो बचपन में जो वो संवेदनाएं थी वो कागज़ पर आप उकेर लेते थे,
वो जो मन में बात आती थी वो शब्दों के ज़रिए आप कहते थे। तो क्या याद है कि बचपन में कब से शुरू किया आपने कुछ कविताओं को लिखना या कुछ आर्टिकल्स, क्या जो संवेदनाओं को कागज़ पर उतारा आपने? देखिए, अच्छी तरह से तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जब मैं 11th में था तब मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी, राजस्थान पत्रिका में उस वक्त प्रकाशित हुई। रेडियो से मैं जुड़ गया, रेडियो पर पहला मेरा जो वो था वो भी इसी पे था। और उस वक्त भी दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें जो भी है, ऑपरेशन ब्लू स्टार पे मेरी पहली कहानी रेडियो पर आकाशवाणी जोधपुर पर प्रसारित हुई थी, जिसमें एक बेटी जो थी शहीद की, वो किस तरह के झंझावात के साथ अपने परिवार को संभालती है, जिसके फादर शहीद हो जाते हैं। तो पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आया कि इस तरह के जो सब्जेक्ट है वो मुझे क्यों रुचिकर लगने लगे, क्यों मैं उन पर लिखना शुरू किया। एक और इंसिडेंट मुझे याद आता है, जब मैं टेलीविज़न से जुड़ा था जी, तो विजुअल एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम होता है, हम उसी टेलीविज़न पर बैठे हुए। मैंने एक परिवार को देखा जो हसनपुरा में एक वृद्धाश्रम में रहता था। जी जी। मुझे पता नहीं था कि वृद्धाश्रम में है। मैं उनको रोजाना देखता, एक चैनल गेट के पीछे खड़े हुए, दोनों माँ बाप बुजुर्ग जो थे, पति पत्नी। जी। तो मेरी एक जिज्ञासा हुई, क्योंकि सब्जी मंडी बिल्कुल पास में है, वहाँ पर अब होम्योपैथी हॉस्पिटल खुल गया है उसमें। जी, तो मैं उनसे मिला एक दिन जाकर के, उन्होंने मुझे एंटरटेन नहीं किया, मैं फिर लगातार उनसे मिलता रहा। और फिर मेरा एक ऐसा रिश्ता उनसे स्थापित हो गया जब मैंने उनको समझा। एक बहुत अच्छे परिवार के लोग थे वो, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ किया, बच्चों को विदेश में पढ़ाया, लेकिन अंततः वो एक वृद्धाश्रम में आ गए और बच्चों ने उनको बिसरा दिया। मैं मिलता था, माँ बच्चों के बारे में सुनना नहीं चाहती थी। माँ का जो मन होता है वो एक अलग तरह का होता है। पिता ये थे कि बच्चों के बारे में जिक्र नहीं करना चाहते थे, उनमें एक बड़ा भारी गुस्सा था। और दोनों वृद्धाश्रम में रहते थे, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह, और मैं जब भी मुझे वक्त मिलता मैं उनके साथ जाकर के बैठता, वक्त गुजारता। जी, मैं अलवर में था, उससे पहले जयपुर पत्रिका में एक लड़की ने उनके ऊपर स्टोरी लिखी, क्योंकि वृद्धाश्रम को बंद कर दिया नगर निगम ने। वो सड़क पर आ गए थे और सड़क पर वो संघर्ष कर रहे थे, बच्चे उनको लेने आए, पिता ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि जो मन पर चोट होती है वो बड़ी बुरी होती है। बड़ी बुरी होती है वो। माँ उनको माफ़ करने को तैयार थी, पिता नहीं थे। वो खंडेलवाल जो भवन है उसमें उनको ले जा करके रखा गया रेलवे स्टेशन पर। जी। जब मैं अलवर में था तो मुझे उस दिन शाम को पता चला, मैं मेरे किसी एक मित्र के वहाँ शादी में गया और उस दिन मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई। मैं इतना टूटा अंदर से, मुझे लगा कि मेरा कोई अपना चला गया, नॉर्मल नहीं हो पा रहा था और वापस मुझे वही तरीका समझ में आया। मैंने कहा मैं एक उनको श्रद्धांजलि कैसे दे सकता हूँ। तो मैंने एक कहानी लिखी और उस वक्त संपादक थे आनंद जोशी जी, जो रविवारी परिषद देखते थे। उनसे मैंने आग्रह किया कि मैंने कैलेंडर निकाला और कैलेंडर में निकालने के बाद में श्राद्ध की उनकी एक तिथि निकाली कि उनका श्राद्ध कब आएगा। तो मैंने उनको आग्रह किया कि अगले साल जब इनका श्राद्ध आएगा जी, तो आप इसको प्रकाशित कर दें। उन्होंने, उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने उस बात को माना और उसी श्राद्ध से पहले वाले रविवार को उन्होंने इसे प्रकाशित किया। मैंने ये परिकल्पना की थी कि उस श्राद्ध पे क्या क्या तैयारियां होंगी उनके लिए, किस तरह से उनका श्राद्ध मनाया जाएगा, किस तरह से उनकी तस्वीर को बच्चे पहुंचेंगे जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की जो अंतिम संध्या है वो सड़क पर गुजारी और जो उम्र का आखिरी मोड़ है वो उन्होंने वृद्धाश्रम में गुजारा। तो ऐसे जितने भी पेरेंट्स होते हैं जो या तो ठुकरा दिए जाते हैं या फिर किसी कारणवश वो अलग हो जाते हैं, लेकिन एक दौर आता है जब वास्तव में बच्चों की आवश्यकता होती है। तो अभी जब हम बात करें उन लोगों की जो लोग ऐसा करते हैं, तो आज डीडी राजस्थान और इस मंच के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों को जो कि ऐसा करते हैं या ऐसा करने वाले हैं? देखिए, मेरे पिताजी चूंकि शिक्षक थे, लिखने पढ़ने का उनका शौक था, वही कहानी सुनाते थे जी कि एक बुजुर्ग को उनके बच्चों ने निकाल दिया। तो उसने निकलते वक्त, ठंड का वक्त था, उसने कहा कम से कम मुझे कंबल तो दे दो। तो कंबल निकाल करके घर वालों ने उनको देना शुरू किया। तो बच्चे ने, जो पोता था उसका, उसने आधी फाड़ करके रख ली। तो उनके माँ बाप ने उसको पीटा कि ये क्यों कर रहे हो। उसने कहा आधी आपके भी काम आए।
आज अगर आप अपने बुजुर्गों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप के लिए भी तैयार नहीं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। व्यास जी, ये ऊपर वाले का शुक्र है, जी। मैं जो भी क्रेडिट है वो भगवान को देता हूँ कि उसने हमें इस काबिल समझा। हमने स्टिंग ऑपरेशन का जो खुफिया कैमरा है उसको सामाजिक समस्याओं की तरफ केंद्रित करने की कोशिश की। हमने शुरुआत की कि करप्शन और ये तमाम चीज़ें को एक्सपोज करने के लिए हमारे पास में एक सरकारी मशीनरी है, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है, DRI है, CBI है, तमाम तरह के हैं। लेकिन समाज के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जयपुर के मालवीय नगर में। पवन कुमारी जैन बुजुर्ग महिला थी, 85 साल की जी। 4 बच्चे थे उनके सिंगापुर, बैंकॉक, काठमांडू और जयपुर के गोपाल जी के रास्ते में जवाहरात की गद्दियाँ। अच्छा। बेटियां बहुत प्रोस्पिरियस परिवार में थी। हमें पता चला कि उनको 4x6 की कोठरी में एक में कैद कर रखा है। हमने बड़ी मुश्किल से उसको एक स्टिंग करने की कोशिश की, सारे कैमरे में विजुअलाइज किए जी। और हमने उस स्टिंग ऑपरेशन को ऑन एयर किया टेलीविज़न पर। वो चर्चित कहानी थी एक अभागी माँ, जिसमें चैनल का भी मैं ऋणी हूँ कि उसने कॉमर्शियल ब्रेक नहीं ली। 13 घंटे तक वो स्टोरी लगातार डेवलप होती चली गई। हमने उसको रेस्क्यू कराया। रेस्क्यू कराने के बाद में एक लंबा प्रोसीजर चला और उसके ज़रिए हमने ये स्थापित और साबित करने की कोशिश की कि हम बुजुर्गों के साथ किस तरह के व्यवहार करते हैं। एक पक्ष ये था जिसमें 4 ऐसे बच्चे जो अरबपति थे जी, वो अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं। और उसी वक्त मेरे संपर्क में आए भीलवाड़ा के गोपाल लाल जाट और मोहम्मद उमर नाम के 2 व्यक्ति। गोपाल लाल जाट किराने की दुकान पे काम करते थे, उस वक्त 2,500-3 हज़ार रुपये की उनकी नौकरी थी जी। और मोहम्मद उमर वहाँ की जो कृषि उपज मंडी है भीलवाड़ा की, उसमें हमाल का काम करते हैं, कूली का काम करते हैं जी। उन्होंने संपर्क किया, किसी के जरिए वो संपर्क में आए। उन्होंने कहा साहब ये माँ हमें दिलवा दीजिए। मुझे लगा ये, उन्होंने कहा साहब हमारे पास में 99 माएँ हैं, एक और हो जाएगी तो हमारी सेंचुरी हो जाएगी। क्या बात, एक वो तब का है। मैंने जाकर के जब हमने ये स्टोरी की, उस वक्त धीरज भटनागर मेरे साथी थे उस वक्त, हमने दोनों ने जाकर के उस स्टोरी को कवर किया। तो सचमुच में हमने देखा कि हर रविवार को वहाँ पर 25-30 वो महिलाएं इकट्ठी होती थी जो राशन लेने के लिए आती थी, दवाई के लिए लेके आती थी जी। वो एक पार्क में वहाँ पर सारा सामान इकट्ठा करते। उनकी क्रेडिबिलिटी उस शहर में देखिए कि जब उनके पास पैसे नहीं होते थे तो बाजार में उनको लोग उधार देते थे और हर संडे को 25-25 के उसमें अलग अलग महिलाओं को 1-1 महीने का राशन देते थे। और आज भी गोपाल लाल जाट का जब फोन आ जाता है तो मैं कितना भी व्यस्त हूँ जी, मैं उनसे बात किए बिना नहीं रहता। मोहम्मद उमर से मेरी कम बात हो पाती है, लेकिन क्योंकि गोपाल जी का फ़ोन मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि गोपाल जी अकेले बात नहीं करते हैं, वो स्पीकर ऑन करके उन माओं से मेरी बात कराते। क्या बात है। तो समाज में ऐसे लोग भी हैं जो कुछ नहीं होते हुए बहुत कुछ कर रहे हैं और जिनके पास बहुत कुछ है वो कुछ भी नहीं करना चाहते। ऐसे लोगों को सलाम है सुप्रभात धरती धुरारी की ओर से, और हम यही चाहेंगे कि ऐसे ही लोग हों जो कि आगे बढ़ाएं इस काम को, कि अगर कोई अकेला है तो वो अकेला ना रहे। और मेन बात ये कि ऐसी चीज़ें ही ना हो। वैसे उर्वशी, मुझे जहाँ तक लगता है और सर मुझे लगता है कि जो पैसा है वो भावनाओं पर भारी पड़ रहा है आजकल। भावनाएं जो है, जो संबंध है वो छूट रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पैसा। बच्चे बाहर कमाने चले जाते हैं, माँ बाप अगर घर में है तो ठीक है, घर है तो ठीक है, नहीं तो वो रह जाते हैं। देखिए, एक बड़ा कारण ये भी है कि हमने परवरिश किस तरह के माहौल में की। जब हमने ये माँ वाला स्टिंग किया था जो 13 घंटे तक एक निजी चैनल पर लगातार चलता रहा जी। और सबसे बड़ी टीआरपी थी वो, अगर आप, मेरा दावा है बागमा फिल्म जो थी उससे बड़ी फिल्म उसको आप कह सकते हैं। पूरा देश रोया, पूरी दुनिया रोई। अमेरिका से जिस तरह के कॉल आए, उसको पहला मामला था जिसमें माँ को गोद लेने के लिए लोग रो रहे थे जी। वो पहला मामला था। उसी वक्त राजीव गुप्ता जी जो समाजशास्त्री हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, उनसे मेरी बात हुई। हमने उनको स्टूडियो में बुलाया तो उन्होंने कहा कि दरअसल हम जिस तरह के समाज की रचना कर रहे हैं वो अपने आप में गंभीर बात है। हम अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना और बड़ा करना इसलिए चाहते हैं और इस माहौल में करना चाहते हैं कि हम अक्सर बार बार इंश्योर करना चाहते हैं कि तू मेरी सेवा करना दे, हम तुम ये करना चाहते हैं। कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है, नागरिक कोई नहीं बनाना चाहता। और बुनियाद से जो गड़बड़ होती है वो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। हमें बच्चे को कुछ भी बनाए, वो जो कुछ बनना चाहे, शिक्षक बने, कुछ भी बने, लेकिन वो पहले नागरिक बने। और जब भी मैं OTS में जाता हूँ, RPA में जाता हूँ,
या मसूरी में IAS अकेडमी में मुझे जाने का मौका मिला, या जितने भी देश में सेमिनार और वर्कशॉप होती हैं उनमें जाने का मौका होता है, मैं अंततः एक ही आग्रह करके लौटता हूँ कि आप कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी बनाइए अपने बच्चों को, लेकिन उनको नागरिक जरूर बनाइए। बिल्कुल, नागरिक बनना बहुत ज़रूरी है, तभी तो सारी चीज़ें होंगी, तभी आगे की सोच डेवलप होगी। एक जो सोच आपकी कविताओं की रही, बीच में आपने जिक्र किया जोधपुर आकाशवाणी का, बिल्कुल। कि जोधपुर आकाशवाणी में आप उस समय लिखा करते थे, तो जोधपुर शहर और उस समय की आकाशवाणी कैसी हुआ करती थी? देखिए, मैं जिस माहौल में था और संघर्ष का दौर था, मैंने पहली जो कविता कहानी लिखी थी मैंने यूं ही भेज दी थी, और उस वक्त पार्थसारथी थपलियाल वहाँ पर थे, मुकुल गोस्वामी थे, और जी। मैं कोई मेच्योर लेखक नहीं था, बहुत कम उम्र थी, मैं 11th पास आउट करके आया था। रेडियो से रिकॉर्डिंग करके मैं जब निकला तो मुकुल गोस्वामी जी, जिनको मैं ये कह सकते हैं कि इस दिशा में लाने वाला व्यक्ति मान सकता हूँ, जिनसे जुड़ने के बाद में मेरा ट्रैक चेंज हो गया जी। उन्होंने मुझे पूछा कि एक ऐसी संघर्षशील लड़की की कहानी तुमने लिखी जो सबको सहेजती है और अंततः वो भी मौत का वर्ण कर लेती है, जी। तो ये एंड तुमने क्यों किया? मेरे पास उसका जवाब नहीं था, और उसी को लेकर हमारा जो एक डिस्कशन का सिलसिला शुरू हुआ, उसने मेरी जो शाम है वो रेडियो की कर दी। मैं अक्सर रेडियो चला जाता जी। जी। और मैं रेडियो से जुड़ता चला गया उस वक्त, क्योंकि उस 75 रुपये मिलते थे। 75 रुपये संघर्ष के दौर में बहुत मेरे लिए काम बहुत आते। महत्वपूर्ण थे। जी। जोधपुर में कई और चीज़ें भी हैं। अभी जब मैं टेलीविज़न में आया तो हमने एक स्टोरी की, क्योंकि वहाँ पर एक कहावत भी है जी। कि जितना गहरा पानी होता है उतने गहरे लोग होते हैं, क्या बात है ना। तो वेस्टर्न राजस्थान में बहुत गहरा पानी है। मुझे लगता है कि जो अपनत्व और जो गहरापन है वो मैं कोई कंपैरिजन नहीं करता, लेकिन वहाँ का अद्भुत है तो उस इलाके का लोग। ये बात थी, बात गहरा पानी की, गहरा लोगों की हुई है। एक जो मन के भाव हैं जोधपुर को लेकर वो जागृत होते हैं। वहाँ पर जो सा तरीके से बोलते हैं ना, हाँ, आओ सा, बैठो सा, राम राम तो सा, राम राम सा, तो जोधपुर चाला सा देखा क्यान को माँ को जोधपुर, आओ चाला पधारो मारे देश। किले के भीतर मुरली मनोहर जी और आनंद घन जी के मंदिर भी उल्लेखनीय हैं। किले की दीवारों के शीर्ष भाग पर तोपों के मोर्चे बने हुए हैं। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक तोपों का भी अपना गौरवमय इतिहास रहा है। इनमें किलकिला तोप और भवानी आदि तोपें बहुत भारी और अद्भुत हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम सुप्रभात धरती धौरारी में। और आज हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने पत्रकार और समाज सेवक श्रीपाल शक्तावत जी से। आपने जोधपुर देखा, बहुत खूबसूरत है, नीला और सफ़ेद रंगों का अद्भुत शहर दिखता है। आपने कुछ यादें भी शेयर की, कोई और भी याद है जो जुड़ी हुई आपको दिल को छू जाती हो, जिसे आप आज भी याद करते हो? देखिए, मैं जो कुछ हूँ उसमें जोधपुर का बहुत बड़ा योगदान है जी। मैंने करियर की शुरुआत वहाँ से की, लिखना मैंने वहाँ से शुरू किया। और अभी मैं विजुअल देख रहा था मेहरानगढ़ के, तो एक हादसा भी मुझे याद आया। 250 के आसपास लोग उस वक्त स्टैम्पेड में मारे गए, और जिस तरह से ये शहर उन परिवारों के साथ खड़ा हुआ, ये अपने आप में अद्भुत था। इतने लोगों की एक हादसे में मौत हो जाए। और मैंने जब मैं कवर करने गया उसको, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। एक ही गली से करीब 20 लाशें जब उठी,
जी। तो मुझे लगा ये शहर कैसे अपने आप को खड़ा कर पाएगा, लेकिन सब जज्बे के साथ खड़े हुए, सब ने एक दूसरे को संभाला। और जो उसकी एक नेचर होती है शहर की, जब वो जी। एक विकसित होता है, तो मुझे लगता है वहाँ से जो शुरुआत हुई थी उसको उसने दिखाया। एक और कहानी मुझे कि वहाँ की याद आती, जिसको हमने स्टोरी करवाई थी। जी। वहाँ पर एक बुजुर्ग की कहानी हमारे पास आई थी, बड़ी अद्भुत कहानी थी। वो घरों से रोटियां इकट्ठे करते हैं, तो लोगों को लगता था भीख मांग रहे हैं, लेकिन जब उसकी पृष्ठभूमि जांचने की कोशिश की तो पता चला कि वो जो आवारा कुत्ते हैं जिनको खाना नहीं मिलता, उनके लिए वो रोटियां इकट्ठी करते थे और रोजाना उनको बांटते कमाल थे। की बात है। तो वो शहर अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि वहाँ पर लोग अपने लिए बाद में सोचते हैं और दूसरों के लिए, जीवों के लिए और उन लोगों के लिए सोचें। और ये तो वो इलाका है जहाँ पर पेड़ों के लिए खेजड़ली में इतनी विष्णुई महिलाओं ने जान दे दी। और वहाँ का जो विष्णुई संप्रदाय है, वन और वन्य जीवों के लिए अगर कोई सुरक्षा और संरक्षा के हिसाब से बात कर सकें, तो उससे बेहतर मुझे लगता है कि कोई ऐसी प्रजाति नहीं होगी, कोई ऐसा धर्म नहीं होगा, कोई ऐसा संप्रदाय नहीं होगा जो इस तरह से काम कर सकता है। एक लड़का है विशेख विष्णुई, वो मेरे संपर्क में आया जब सत्यमेव जयते का प्रसारण हुआ, और उसके जरिए जब मुझे उनके पिताजी के बारे में जानने को मिला, तो मुझे पता चला कि राणा राम जी विष्णुई जो उनके फादर हैं, कहीं भी वो ओन रिकॉर्ड नहीं था। अच्छा। लेकिन उन्होंने कई किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगा दिए वहाँ पर। एक व्यक्ति अरे वाह, किस तरह से निकला, और निकलते हुए उसने, और जब पता चला कि आसपास की शुरुआत उन्होंने 2000 पौधों से की, फिर वो लगातार चले गए। उनकी आस्थाएं मकाम से जुड़ी हुई है, विष्णुई संप्रदाय का जो मक्का मदीना माना जाता है, वहाँ पर उन्होंने पेड़ लगाए। और वो एक व्यक्ति ऐसा जिसने अपना जीवन उसी पे समर्पित कर दिया। दूसरा एक नाम और याद आता है जो अफीम मुक्ति के लिए जाना जाता है, नारायण सिंह माणकलाव। उन्होंने भी अपना जीवन उसको समर्पित कर दिया। तो वहाँ पर इस तरह के अद्भुत हजारों लोग हैं। और उर्वशी जी, मैं चूंकि इस प्रोफेशन में हूँ, 25 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, तो ऊपर वाले का रहम है मेरे ऊपर कि मुझे ऐसे पॉजिटिव लोग बहुत मिले जिनको देख करके मुझे प्रेरणा मिलती रही कुछ करने की। और जब मैं उनको देखता रहा, तो मुझे लगता था कि हम कुछ नहीं कर पा रहे उनके आगे। ये कहानी मुझे और याद आती है, जिसकी मैं अक्सर जो भी सेमिनार वर्कशॉप होते हैं उनमें भी मैं जिक्र करता हूँ। एक आरबीआई के जनरल मैनेजर थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई जी। और मुलाकात हुई समय सिंह हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर। जी। वो व्यक्ति जब भी कोई एक्सीडेंटल केस आता, कोई भी डेथ होती, तो उनके नेत्रदान के लिए वहाँ प्रेरित करने के लिए जाते। और पता चला कि जब से वो रिटायर हुए थे, तब से वो जो उनका वक्त था जी, जिसमें वीकेंड उनका 5 डे होता था, मतलब 5 डे वीक होता था, 2 दिन की छुट्टियाँ होती थी, वो पूरे सप्ताह रिटायरमेंट के बाद में उसी 9:30 बजे जब वो ड्यूटी जाते थे, और उसी वक्त तक जब तक कि वो ड्यूटी पर रहते थे, तब तक वो मोर्चरी में मौजूद रहते थे और प्रेरणा देते थे, लोगों को प्रेरित करते थे नेत्रदान के लिए। और जो नर्सिंग स्टाफ था उनके पास में उनके नंबर थे, वो उनको इमीडिएट इन्फॉर्म करते थे। रात को पता चला कि किसी की डेथ हो गई, उसका आंखें काम आ सकती है, कोर्निया काम आ सकता है, तो व्यक्ति रात को उठ करके दौड़ता था और कोर्निया देने की बात करता था। वही कमाल है। हम जिस तरह के लोग हैं, दरअसल हम नेगेटिविटी तलाशते हैं जी। हम जिस तरह के माध्यम में, मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि तो मुझे एक नेगेटिव सा सवाल मेरे दिमाग में आया, पता नहीं क्यों। उस पर मुझे अफसोस भी हुआ जब मैं उनसे बात कर रहा था। क्या था वो? मैंने उनसे कहा कि आप घर से निकलते हैं तो क्या सोच करके निकलते हैं? मुझे कहीं पता नहीं, मुझे ये लगा कि शायद ये सोच करके निकलते हो कि मैं आज इतने नेत्रदान करवाऊँ, इतने कोर्निया दान कराऊँ। तो उन्होंने एक जोरदार बात कही। क्या? कि मैं जब घर से निकलता हूँ तो हाथ जोड़कर निकलता हूँ कि पहले तो किसी की मौत नहीं हो तो एक्सीडेंटल नहीं हो, फिर भी हो तो ऐसे व्यक्ति की नहीं हो जिस पर पूरा परिवार निर्भर करता हो। वाह। मैंने उनसे पूछा कि आपकी अब तक की उपलब्धि? उन्होंने कहा उपलब्धि तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक जो किस्सा बताया उसने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया जी। उन्होंने कहा कि एक वैन एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 13 लोग थे जी। 8 लोगों की उसमें जान चली गई। परिवार के जो लोग थे उनमें से एक बुजुर्ग माँ और एक 2.5 साल की बच्ची थी जी। उनको उन्होंने प्रेरित किया और 8 के 8 लोग जो थे उनसे कोर्निया दान करवाया। आप कल्पना करिए कि जिसका सब कुछ खत्म हो गया हो, जिसके सामने अपने परिजनों की 8 डेड बॉडी हो,
और उसको एक बुजुर्ग व्यक्ति जी जिसकी जिम्मेदारी नहीं है, जिसकी ड्यूटी नहीं है, जो एक बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी जिसने जी, एक एयर कंडीशन चैम्बर में वो बैठता था, जी वो जो उस टेम्परेचर में बैठने वाला व्यक्ति 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठ करके, मोर्चरी के बाहर बैठ करके एक ऐसे माहौल में लोगों को प्रेरणा दे रहे ऐसी हैं। प्रेरणा जब देते हैं तो लोग और प्रेरित होते हैं। एक्चुअली ये हमारे समाज के सुपर हीरोज हैं। और जैसे सुपर हीरोज की बात चली तो अब सुपर हीरोइंस कहूँगा। आपने बताया कि ममा, फिर बेटी, फिर पत्नी, तीनों का इन्फ्लुएंस रहा, पॉजिटिविटी मिलती है। और एक महिला जो होती है वास्तव में वही हमको आगे प्रेरित करती है किसी काम के लिए। लगता नहीं आप ये काम करो, हो जाएगा, ये चीज़ें होती हैं। देखिए मैं उसी चीज़ को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो अभी जैसे अब जो समय है, आखा तीज जो राजस्थान में होता है, अक्षय तृतीया जिस दिन त्रेता युग की स्थापना हुई थी, हिंदू समाज में बहुत बड़ा महत्व है इस दिन का। बिल्कुल। और राजस्थान में खास तौर पे, क्योंकि आप ऐसा काम करते हैं, विभाग पत्रकार हैं, आपने बहुत कन्या भ्रूण हत्या और ये जो शादियां होती है, बाल विवाह होते हैं, तो आखा तीज तो ऐसा दिन है अबुझ सावा, और राजस्थान में ये चीज़ें होती हैं। तो देखिए इस दिन सारे मांगलिक कार्य होते हैं, और राजस्थान में ये इसलिए हो गया कि हमारा जो स्टेट है वो बिल्कुल कृषि प्रधान है पूरी तरह से। जी या तो पशुपालन हमारी आजीविका का आधार रहा या खेती रहा, और खेतीहर लोग हैं। इस वक्त फसलें कट चुकी होती है, प्रोस्पेरिटी उनके पास होती है, जो भी फसल आती है जी। उनके पास पैसा होता है, तो ये उत्सव का माहौल होता है इस वक्त। इसी वक्त शादियां होती है, जो भी उनके मांगलिक कार्य होते हैं उनको इस वक्त पूरा करना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं बीच में आपको कह देना चाहता हूँ कि जो सुपर हीरोइन की आप बात कर रहे हैं, मेरी निगाह में अभी मेरी पत्नी से बड़ी कोई सुपर हीरोइन नहीं होंगी। जब हम स्टिंग ऑपरेशन कर रहे थे, और जब मेरे ऊपर हमले हुए, मेरे परिवार पर हमले हुए, घर पर पथराव हुआ, उन परिस्थितियों में जब हम उन 800 करोड़ की आसपास की हैसियत वाले डॉक्टर्स को एक्सपोज कर रहे थे, तब मेरी पत्नी थी जो मेरा मनोबल थी, जो उन विपरीत हालात से लड़ रही थी। और मैंने उनको कहा था कि मेरा चैनल भी चाहता था कि मेरा ट्रांसफ़र वो चाहें तो कर दें, कहीं और जगह शिफ्ट हो जाएं। उसके बाद जब भंवरी देवी कांड हुआ, जब हमने सीडी एक्सपोज की, उसकी वजह से 14 लोग जेल में गए, तब भी ये बात आई थी। तो मेरी पत्नी ने कहा था कि हम किस किस शहर को छोड़ेंगे। और उन्होंने एक फिल्म का, क्योंकि वो फिल्में बहुत देखती है, मुझे लगता है कि मेरे में जो कमियां हैं वो उनको वो पूरा करती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपना काम करिए, और जब कर दिया तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं, हमारी तरफ से आप चिंता नहीं करें बिल्कुल। तो एक जब आपके साथ ऐसी पत्नी खड़ी हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब मैं लौटता हूँ इस अक्षय तृतीया की बात पर। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे राजस्थान को लेकर एक अलग तरह की तस्वीर खींच दी गई पूरे देश में। उसका पार्ट मैं भी हूँ, बीइंग मीडिया पर्सन। कानून के लिहाज से देखें तो बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है जी, लेकिन इसके पीछे के जो लॉजिक रहे होंगे वो मुझे लगता है कि उस वक्त का उनका अपना एक जस्टिफिकेशन रहा होगा। देखिए खेतीहर लोग जो हैं उनके पास में वक्त नहीं होता, सही है ना। उनका पूरा वक्त जो है कभी फसल खराब हो रही है उसको बचाने में होता है, या कभी फसल को एक बच्चे की जिस तरह से परवरिश करते हैं, पालन पोषण होता है, उसी तरह से वो हर 6 महीने में एक फसल की परवरिश करते हैं। उनके पास पैसा भी नहीं होता, तो उन्होंने एक रास्ता भी ये निकाला था कि जितने भी उनके रिचुअल्स हैं, जितने भी मांगलिक कार्य हैं, उनको एक साथ करते हैं, क्योंकि उनके पास वो प्रोस्पेरिस नहीं होती, पैसा नहीं होता। तो उन्होंने ये रास्ता निकाला था। वो दुर्भाग्य से एक अलग तरह की परंपरा का उसने रूप ले लिया। हालांकि जो गोना होता है, इसको लेकर डॉक्टर श्री गोपाल काबरा ने भी काफ़ी काम किया, SMS हॉस्पिटल में थे प्रोफेसर जी। गोना हमारे यहाँ पर राजस्थान में उम्र के लिहाज से बिल्कुल सही होने पर ही होता था। 18 साल के आसपास में जब लड़की होती है तभी होता है। और उनका जो रिचुअल है वो एक तरह से एंगेजमेंट माना जा सकता है जी। हालांकि अब तो एंगेजमेंट भी आप बिना वयस्क होने के नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम बच्चों को पता तो होना चाहिए कि आप किस तरह की जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं जी। लेकिन जो ये परंपरा है इसके साथ कुछ अच्छी चीज़ें और भी जुड़ी हुई है। हमारा ही स्टेट है जिसमें जो जिन जातियों में ये परंपरा है जी, जो कतई ठीक नहीं है, कानूनन तौर पर गलत है, उसको रोकने की हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं एक पक्ष आपको इसका बताना चाहता हूँ कि वही एक समाज है जिसमें महिलाओं को आज भी आज़ादी है कि वो राइट टू चॉइस के तहत अगर उसको लड़का ठीक नहीं लग रहा है तो वो चेंज कर सकती है। मतलब वो कुछ दिनों बाद जब वो गोना होता था, हाँ, गोने के बाद में या गोने से पहले भी जी। ये उसका राइट है। और अब एक बात सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से हमारी सरकारी कार्यक्रम हुए, सामाजिक संस्थाएं हुई, एजुकेशन जिस तरह से पहुंच रहा है गाँवों में, जी, शिक्षा का जिस तरह से विस्तार हो रहा है,
वैसे वैसे इसमें बहुत तेज़ी से कमी आ रही है। अब चूंकि हमें इसको पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस के लेवल पर ले जाना है कि एक भी नहीं हो, इसलिए हम सब इसको लेकर कंसर्न हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज के 20 साल पहले जो हालात थे, 10 साल पहले जो हालात थे, वो अब नहीं है। एजुकेशन ने चीज़ों को बदल दिया है। तो लड़कियां विद्रोह करती हैं, लड़कियां विरोध करती हैं। आज के अखबार अगर आप उठा करके देखेंगे तो हर अखबार में इस तरह की कई कहानियां होंगी जिनमें लड़कियों ने बाल विवाह का विरोध किया और रोका खुद ने। जी। और मेरा मानना है कि जो लड़कियां नहीं रोक पा रही है या जो अपने आसपास में देख रहे हैं अपराध है बाल विवाह होना कानूनन, उसको रोकने के लिए वो सब अपनी जिम्मेदारी निभाएं। अब तो बाकायदा उसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है कि उसके ऊपर वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और जहाँ कहीं भी इस तरह का हो रहा है, मुझे लगता है कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसको रोकें। बिल्कुल जिम्मेदारी बिल्कुल, बनती है बिल्कुल उर्वशी। और जिम्मेदारी जो सुपर हीरोइन है वो बखूबी निभा रही है, हाँ, आपने आपकी बताया। पत्नी। तो आपने बताया कि उनको फिल्में देखना बहुत पसंद है, तो किस तरह की फिल्में देखती है और कब आप भी उनके साथ बैठकर फिल्में देखते हैं? देखिए, हमारा तो मौका कोई साल में एक आधी बार का होता है जब हम फिल्म देख पाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कोई सी फिल्म छोड़ती होंगी, जी। खासकर टीवी पे, क्योंकि थिएटर तो जाना, जब मैं नहीं जाता तो वो कैसे जाएंगे, वो जाती भी नहीं है। लेकिन वो मतलब जो कमियां, मुझे लगता है कि प्रकृति अपने हिसाब से बैलेंस करती है ताकि जो आपकी अगली जनरेशन हो उसमें कुछ कमियां नहीं रहे। तो जो चीज़ें मैं नहीं कर पाता, एंटरटेन नहीं कर पाता, तो मैं इस तरह के उत्सव को एंटरटेन नहीं कर पाता जहाँ पर बहुत भारी पैसा खर्च होता है, जी। तो मुझे लगता है मैं बैक बेंचर की भूमिका में होता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं उसमें एडजस्ट नहीं हो पाता। वो तो आपके काम में हाथ बटाती हैं, आपने बताया, लेकिन कभी आपने भी कोशिश की कि हाँ भाई मैं भी किचन में आ रहा हूँ, रुको हाँ, कभी मैंने भी ये किचन काम की तरफ करवा रुख देता हुआ हूँ। हो। नहीं, बिल्कुल मैं पूरा साथ देता हूँ, लेकिन जो तैयार करती हैं उसको खाने में मैं बीच में मेरे पास में कई बड़े ऑफर थे कि मैं राष्ट्रीय राजधानी में मेरे पास ऑफर था जी। बॉम्बे को लेकर भी मैं सोच रहा था कि मुझे, क्योंकि एक सेचुरेशन लेवल यहाँ पर मैं महसूस करता हूँ, लेकिन चूँकि जिस तरह की जिम्मेदारियाँ हैं, जिस तरह के हमने काम किए थे, उन केसेज को भी हमें अंजाम में ले जाना है, इसलिए वो। लेकिन जब मेरा जाने का मन हो रहा था तो मुझे लगता था कि मैं वहाँ पर किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करूँगा कैंटीन में ये जी। तो मैंने सिर्फ दलिया बनाना सीखा, और जो मुझे लगता है कोई मुश्किल काम नहीं। और चाय वगैरह बस सिर्फ दलिया? हाँ, चाय तो चूंकि आपकी मजबूरी है तो वो तो स्टूडेंट लाइफ में भी कोशिश की थी बनाने की, लेकिन अक्सर हुआ ऐसा ही कि खाना बनाने के बजाय भूखे सो जाना पसंद होता था कि कौन बनाए, कितना वो करे। और अब जब घर वालों को देखते हैं, तो पत्नी को देखते हैं खास तौर पर, तो मुझे लगता है कितना मुश्किल काम हो जिसको वो बड़ी आसानी से कर देती है। और मेरी बेटी जो है पूर्वा, वो अक्सर कहती है कि मामा को तो कंपटीशन में जाना चाहिए जहाँ पर ये खाने का, कुकिंग का कंपटीशन हो। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनके हाथ की बनी आपको बहुत पसंद है? देखिए, इस सवाल का जवाब तो मैं उनको ही नहीं दे पाया, लेकिन मुझे ऐसी कोई चीज़ याद नहीं आई जो मुझे पसंद नहीं आई। जी। अच्छा, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है? मैं दरअसल, मैंने बताया आपको, ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ। और एक बार भैरव सिंह शेखावत हैं जो उपराष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी का मैंने इंटरव्यू किया था जी। तो मुझे बड़ा फक्र हुआ था कि भैरव सिंह जी की और मेरी चॉइस एक है, वो है लापसी। अच्छा। उनकी पत्नी ने कहा कि उनको लापसी बहुत पसंद है, और जब मुझे भी मिलती है तो मैं चूंकि ग्रामीण परिवेश का आदमी हूँ, बचपन से शादी विवाह और जिस तरह के भी आयोजन थे उनमें लापसी खा करके भी हम आगे चले बढ़े। तो जब वो मिल जाती है तो मुझे लगता है कि वाह, ठीक है, मीठा मीठा माहौल हो गया। और सुबह की, अगर कहते हैं कि सुबह अगर अच्छे से ब्रेकफास्ट कर लो, खाना अच्छे से नाश्ता कर लो, तो पूरे दिन एनर्जी रहती है। सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेना पसंद करते हैं? देखिए, ब्रेकफास्ट की आदत नहीं है हम, दरअसल मैं कोशिश यही होती है क्योंकि 10 बजे के आसपास निकलना होता है, उसके बाद में चीज़ें, और टिफ़िन लेकर के मैं कभी स्कूल में भी नहीं गया। मुझे सबसे बुरा काम लगता है कि मैं भूल करके आ जाऊँगा, तो आते ही पहले माँ का डर लगता था कि वो डांटेंगी, और अब पत्नी का लगता है। तो डर का सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, किचन से जो डर निकलता है वो अभी भी बरकरार है। तो कोशिश ये होती है कि, लेकिन ये तय है जी, इस प्रोफेशन में आने के बाद, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खाना इसलिए नहीं खा के आते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फला जगह होगी, लेकिन मैंने ये नियम बना रखा है कि मैं खाना खा कर ही निकलता हूँ और घर जा कर के ही खाना खाता हूँ। मैं बाहर का खाना चाहे किसी भी तरह के आयोजन हो उसमें मैं नहीं खाता। वाह,
तो ये फिटनेस भी दिखती है, क्योंकि जैसा आप अन्न खाते हैं वैसा लगता है कि, क्योंकि आजकल फास्ट फूड, क्योंकि आपका जो है जो आपका वर्क है वो ट्रैवल बेस्ड है, ट्रैवल करते हैं, ऐसे में फास्ट फूड और वो बाहर का खाना खाने से सेहत पे तो फ़र्क पड़ता ही है। देखिए फास्ट फूड की बजाय चूँकि हमारे यहाँ तो जिस जोधपुर की आप बात कर रहे हैं वहाँ तो शुरुआत ही सुबह की मिर्ची बड़े और उससे फास्ट होती फूड है। से। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई मटर, खास तौर पर मेरे जितने भी साथ लोग काम किए हैं, जी चाहे मैं पत्रिका टीवी में रहा, चाहे सहारा में रहा, या अलग अलग जगह चैनलों में रहा, अब तक मेरे साथ करीब 200 के आसपास लोग काम कर चुके हैं और मेरे साथ ही रहे। मैं अधीनस्थ किसी को नहीं मानता, क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी अपनी भूमिका होती है। तो मेरे गाड़ी के डैशबोर्ड पर जब मटर का सीज़न होता है तो मटर भरपूर भरे हुए होते हैं, 1 किलो 2 किलो के जी। आसपास। जब मूंगफली का सीज़न होता है तो कच्ची मूंगफली जो खेतों से आती है वो मेरी गाड़ी में जी भरी निश्चित रहती रूप से मिलेगी। शाम के 4 बजे के वक्त अगर मुझे ध्यान नहीं आ रहा तो मेरे कैमरा पर्सन या मेरे जितने भी साथी अभी भी हैं, जी। वो शाम को 4 बजे 4:30 बजे के आसपास भूंगड़े लेकर के वो मेरे सामने ला के रख देंगे, आहा। क्योंकि उनको पता चलता है कि तो हमारा एक एनवायरनमेंट इस तरह का बन गया है जिसमें हम तली हुई चीज़ों को लगभग सारे लोग अवॉइड करते हैं। मतलब सबकी चॉइस एक तरह की है, जैसे अब संतरे का सीज़न है तो कोई संतरा ले आएगा, अंगूर सीजनल ले आएगा, फ्रेश जो है। तो ये सिलसिला पूरे दिन चलता है दफ्तर में। जो भी आता है वो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ ले आता है, लेकिन तली हुई चीज़ों को लगभग सारे लोग अवॉइड करते हैं। ये एक तरीके से फिटनेस फ्रीक होना भी कहा जाता है कि तली हुई चीज़ें नहीं खाएंगे, गला भी ख़राब नहीं होगा और अपनी बॉडी भी ठीक रहेगी। तो एक्सरसाइज के लिए कुछ जैसे आपने कहा मॉर्निंग वॉक शुरू में आपने बताया, तो कोई ऐसी कुछ एक्सरसाइज या योग वगैरह करते हैं? जी बिल्कुल, वक्त मिलता है तो प्राणायाम करता हूँ मैं, जी। है ना। उससे मुझे लगता है कि बॉडी रिलैक्स होती है। स्ट्रेचिंग मैं रेगुलर करता हूँ जब दौड़ करके आता हूँ या वॉक करता हूँ उसके बाद में। इस तरह की एक्सरसाइज करता हूँ जो फैट को डाइल्यूट करे किसी भी तरह से वो। लेकिन किसी तरह के नियम में मुझे नहीं लगता कि मैं बंधा हुआ हूँ। मुझे जिस दिन जो ठीक लगता है मैं उसको करने की कोशिश करता हूँ। और जिस तरह की सबसे बड़ी बात है कि इसमें इरेगुलर बहुत होना पड़ता है। जब आप 2-3 दिन के लिए बाहर चले गए तो चौथे दिन फिर आपकी इच्छा नहीं होती, मन नहीं करता है। तो मेरा जो ये है इसमें छूटने का ज़्यादा सिलसिला चलता है, और जब फिर डांट पड़ना शुरू होता है पत्नी की तरफ से तो फिर वापस ये शुरू होता है। तो मन नहीं करता है कई बार नहीं जाने का, लेकिन एक मन होता है जो कि ये बताता है कि मैं श्रीपाल शक्तावत आज अगर समाज सेवक और पत्रकार नहीं होता तो क्या होता? देखिए मैं समाज सेवक तो अब भी नहीं हूँ। नागरिक हैं। हाँ, प्रोफेशनली मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैंने ये ऑप्ट किया बेसिकली। जी। मेरे पास में सरकारी नौकरियों के अवसर थे, मेरे घर वाले चाहते थे, क्योंकि हम जिस परिवेश के हैं उसमें हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि चाहे चपरासी बन जा लेकिन सरकारी नौकरी। तो सेकेंडरी चॉइस आपकी ये थी तो कि सरकारी नौकरी? नहीं, सरकारी नौकरी मेरी चॉइस नहीं थी, लेकिन नाकारा मुझे नहीं समझा जाए इसलिए मैंने कंपटीशन दिया। मैं स्पेशल कोर्ट SC/ST उदयपुर में मेरा सिलेक्शन हुआ। जी। फिर चूंकि इस फील्ड में मैं आ चुका था तो मेरे संपर्क भी हो गए थे। इंदिरा गांधी नहर में APRO का मेरे पास में एक प्रस्ताव था। तो ये 2-3 इस तरह के प्रस्ताव थे। और जब पहली बार मैंने नौकरी नहीं ज्वाइन की तो उस वक्त एक प्रोसेस होता था कि कार्मिक विभाग लगातार नोटिस देता था। 5 नोटिस उस वक्त सर्व होते थे कार्मिक विभाग की तरफ से, और मेरे घर वालों को लगता था कि ये पागल हो गया दरअसल ये क्यों नहीं करना चाहता। तो मेरे जो उस वक्त के पोस्ट मास्टर थे, अब दुनिया में नहीं है, गीसालाल जैन, उनको मेरे ब्रदर ने कहा कि तुम इस डाक को रोक करके रखना। फिर उस डाक को मेरे ननिहाल भेजा जाता है कि पाने वाला वहाँ पर है। फिर ननिहाल में मेरे मामा को कहा हुआ था कि तुम इस डाक को वहाँ भेज देना, ताकि 1 महीने तक वो जो रजिस्ट्री है वो घूमती रहे। कुल मिला के बात यही है एक टाइम बाई करने की थी कि मैं किसी भी तरह से शायद प्रिपेयर हो जाऊँ। 1 साल का वक्त जो था वो मेरे लिए बहुत मुश्किल गुजरा, पूरा दबाव परिवार का। लेकिन वो रास्ता जो था, दबाव वगैरह सब सहन करते, लेकिन बनना यही था। एक आज सुप्रभात धरती धुरारी के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी दर्शकों? देखिए फिर मैंने कहा मैसेज देने की स्थिति में तो मैं नहीं हूँ। मैं आग्रह कर सकता हूँ कि हम नागरिक बने, कानून की मदद करें, कानून के साथ खड़े हों और कानून को समझें। एक किस्सा मुझे याद आता है, जब खास तौर पर अभी जब ये दामिनी वाला केस हुआ, निर्भया कांड हुआ दिल्ली में। जी, वो चीज़ हम जानते हैं और बहुत सारी चीज़ें, इसलिए ध्यान रखना होगा कि हमें हमारे आसपास ऐसी चीज़ें नहीं हो।
एक सदे तो सब सदे वाली बात है। और सुप्रभात धरती द्वारी के मंच पर आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। और आपने, मुझे लगता है कि जो कहीं मुझे लग रहा था कि संवेदनाएं कहीं मेरी सो तो नहीं रही है, जी। उनको एक बार फिर जगा दिया और उन एहसास में आप मुझे लेकर के वापस चले गए, आप जो यहाँ मुझे पर आए। ऊर्जा देती। बहुत अच्छा लगा हमें भी, और वो संवेदनाएं जानकर, और सभी उन चीज़ों से प्रेरणा लेंगे। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। तो तरुण, बारी हम न्यूज़ रूम की तरफ चलने की। दोस्तों, खुश रहिए और पूरा दिन खुशहाली के साथ बिताइए। न्यूज़ रूम की तरफ चलेंगे और जानेंगे देश और दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन उससे पहले सुनेंगे एक लोकगीत। आइए चलें। हमारा लोकगीत है टर। हमारे जीवन की जितनी जरूरत की चीज है सब में टर, और हर चीज में तीन तीन टर। सारी बातों में हो रही है टर टर, अरे हो रही है टर टर टर, हो रही है टर टर, अरे हो रही है टर टर, ये दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, रे दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, हो रही है टर टर, हो रही है टर टर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, रे दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर। पहली टर, हमारे व्हीकल में कहीं हमको आने जाने की जरूरत पड़ती है, हमारे व्हीकल में तीन टर, एक व्हीकल में तीन। एक लो लकड़ी की चीज बनाई नाम धरो मोटर, एक लो लकड़ी की चीज बनाई नाम धरो मोटर, मोटर में भी रहबा लगा देखो कंडक्टर, मोटर में भी रहबा लगा देखो कंडक्टर, और इंजन को जो तेल देवे वो है फिल्टर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, रे दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, हो रही है टर टर, हो रही है टर टर, रे दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, दुनिया में भाया देख लो हो रही टर टर। आगे टर, ये हमारे कपड़ों में भी टर, जो हमारा फैशन है तीन टर। भाई आगे चलो दुकान सेठ की बिक रही पॉलिस्टर, आगे चलो दुकान सेठ की बिक रही पॉलिस्टर, वहाँ गज फुटों की नाप नहीं है नाप बड़ी मीटर, वह गज फुटों की नाप नहीं है नाप बड़ी मीटर, और मीटर का भी बीच में है सेंटीमीटर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रही है टर टर, रे दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, हो रही है टर टर, हो रही है टर टर, रे दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, रे दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि पढ़ाई लिखाई, वहां भी तीन टर। स्कूलों में बच्चों को पढ़ावे मास्टर, स्कूलों में बच्चों को पढ़ावे मास्टर, मास्टरों को चेक करते हुए है इंस्पेक्टर, मास्टरों को चेक करते हुए है इंस्पेक्टर, एक हर कक्षा में लड़का मिलता वो है मॉनिटर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर, रे दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, हो रही है टर टर, हो रही है टर टर, रे दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रही टर टर। हमारे देश में भी टर, प्रशासन में, और बराबर तीन टर बताया है। भाई देश में सरकार चलाते वो है मिनिस्टर, देश में सरकार चलाते वो है मिनिस्टर, एक संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर, संस्थान के बड़े साहब को कहते डायरेक्टर, और जिला के अफसर को कहते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, दुनिया में भाया देख लो रे
हम कभी बीमार पड़ जाते हैं, वहां भी 3 टर। हॉस्पिटल में जाकर देखो पावे डॉक्टर, हॉस्पिटल में जाकर देखो पावे डॉक्टर, डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंप्यूटर, डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंप्यूटर। गांव के आदमी अनपढ़ होते हैं, वो कंपाउंडर नहीं कहते, वो सीधी बात बोलते हैं क्या कि डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंप्यूटर, डॉक्टरों के नीचे रहते वो है कंप्यूटर। वहाँ थोड़ी सी साड़ी इनमें डोले हुए हैं सिस्टर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर रे, दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर, दुनिया में भाया देख हो रे टर, हो रे ये टर हो रे ये टर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर, ओ दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर। हम इतना घूमे, हमने घूम कर तो देखा, लेकिन टर ने हमारे घरों में भी पीछा नहीं छोड़ा। किसी के घर में टर है, किसी में नहीं है। आलू की जब सब्जी बनाई डाला टमाटर, आलू की सब्जी बनाई डाला टमाटर, सब्जी को जब झोल बनायो डाल दियो वाटर, सब्जी को जब झोल बनायो डाल दियो वाटर, और बाबूजी जब खाने बैठे खोल लियो क्वार्टर। दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर, हो रे ये टर, हो रे ये टर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर, दुनिया में भाया देख लो रे हो रे टर। टर बहुत है। हमारे गाने के हिसाब से लास्ट की टर बताते हैं आपको। पेंटिंग का काम करते वो है पेंटर, पेंटिंग का काम करते वो है पेंटर, और लिखाई का काम करते वो है राइटर, लिखाई का काम करते वो है राइटर, और बाबूजी तो मैडम जी को लिखते लव लेटर। दुनिया में भाया